नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं आईएटीएफ क्वालिफाइड ऑडिटर हूँ। पिछले 19 साल से ऑडिट कर रहा हूँ ऑटोमोटिव सेक्टर में। एक और बेहतरीन टॉपिक मैं लेके आया हूँ और आज का टॉपिक है क्वालिटी सर्कल। और मैं आज जो क्वालिटी सर्कल के बारे में बात करने वाला हूँ, इस किताब से बात करने वाला हूँ जो काइजन है, जो मसाकी इमाई ने लिखी थी 1984 में। और जब तक ये वीडियो खत्म होगा आपको समझ में आएगा क्या होता है क्वालिटी सर्कल, क्या हिस्ट्री है इसकी, क्या पर्पस होता है क्वालिटी सर्कल का, क्या डिफरेंट स्टेप्स हैं क्वालिटी सर्कल के, किस किस तरह से बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन ले सकती है अगर वो इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करती है क्वालिटी सर्कल को, और क्या क्या चैलेंजेस हैं इंडस्ट्री में विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी सर्कल। जब हम क्वालिटी सर्कल की बात करते हैं तो प्राइमरली ये कॉमन सेंस की बात है। अगर आप देखेंगे घर में किसी की तबीयत खराब होती है तो घर के सभी मेंबर्स होते हैं, वो सब मिलके देखते हैं क्या बात हो गई, क्यों बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, क्या कारण है इसका, किस डॉक्टर से बात की जाए, क्या ट्रीटमेंट किया जाए, और बहुत सब कुछ करते हैं। या अगर हम मोहल्ले में देखें जहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, कोई सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, तो आसपास की जो वेलफेयर एसोसिएशन है वो सब लोग मिलते हैं, डिस्कस करते हैं भाई क्या किया जाए। मे बी सीसीटीवी लगा लेते हैं, मे बी किसी गार्ड को रख देते हैं, मे भी कुछ और तरीका करते हैं जिससे कि हम सेफ्टी को इम्प्रूव कर सकें अपने घर के आसपास। कुछ कुछ इसी तरह से क्वालिटी सर्कल में भी होता है। प्राइमरली जब हम क्वालिटी सर्कल की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव है कि कुछ लोग एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अगर मिल के किसी एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें जो सबसे बड़ी है, उसके ऊपर काम करें, उस पर एक्शन लें और उसको ठीक करें, यही काम है। ये सबसे पहले शुरू हुआ था 1962 में, जिस समय जापान में जो JUSE है, यूनियन ऑफ जापानीज साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स, उस एसोसिएशन ने इस कॉन्सेप्ट को शुरू किया था। और शुरू में उसका कॉन्सेप्ट चल रहा था कैसे वो लोगों को मोटिवेट करें और उसमें टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट की एक्टिविटीज़ को कुछ प्रमोट करने के लिए किया गया था। लेकिन बाद में उन्हें रियलाइज़ हुआ कि इससे हमारी प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट आ सकती है, तो वो प्रॉपर वे में क्वालिटी सर्कल के नाम से मशहूर हो गया। अगर हम बात करते हैं क्वालिटी सर्कल की तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। तो अगर हम देखेंगे किसी भी कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिटेबिलिटी है। और जब हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं तो उसके तीन की फैक्टर्स होते हैं जिससे कि प्रॉफिटेबिलिटी आ सकती है: क्वालिटी, कॉस्ट एंड डिलीवरी। तो जब तक हम क्वालिटी, कॉस्ट एंड डिलीवरी को सही तरीके से इंश्योर नहीं करेंगे, कंपनी कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं आएगी, या होगी भी तो सस्टेनेबल नहीं होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम बात करते हैं क्वालिटी सर्कल की, तो वो क्वालिटी, कॉस्ट या डिलीवरी किसी भी एक पैरामीटर के रिलेशन में होना चाहिए। अगर हम इस बात का ध्यान रखते हुए किसी भी प्रोजेक्ट को डिसाइड करेंगे तो सर्टनली जो भी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्वालिटी सर्कल को लेके, वो जरूर अचीव होगा। और जनरली देखा जाए जब भी हम क्वालिटी सर्कल की बात करते हैं तो जो ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि हम किस तरीके से लोगों की कैपेबिलिटी को डेवलप करें, लोगों को एक अंदर फीलिंग आए कि उन्होंने कुछ किया है, किस तरीके से जहाँ वो काम कर रहे हैं वो जगह अच्छी लगे, लोगों को सेटिस्फेक्शन सी लगे, ओवरऑल सोसाइटी को भी कुछ कंट्रीब्यूशन रहे और ये लगना चाहिए कि यस, ये जो काम किया जा रहा है इससे कुछ बेनिफिट हो रहा है। जब हम क्वालिटी सर्कल की बात करते हैं तो जब भी हम क्वालिटी सर्कल का प्रोजेक्ट शुरू करते हैं या कोई ग्रुप बनाते हैं तो शुरू करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो है कि जनरली 4 से 6 लोग होने चाहिए सेम डिपार्टमेंट के। उनमें से किसी एक को हमें लीडर बनाना चाहिए। कोई उसी ही डिपार्टमेंट का आदमी कोई फैसिलिटेटर हो सकता है जिसका काम होना चाहिए ओवरऑल देखने का। देन जब भी हम किसी क्वालिटी सर्कल में आगे जाते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें देखना है कि जो लोगों की बेसिक कॉम्पिटेंस है, जो मिनिमम कॉम्पिटेंस है, वो मेंटेन हो। जैसे कि अक्सर जब हम क्वालिटी सर्कल की बात करते हैं तो हम 7 QC टूल की बात करते हैं। तो जो 7 QC टूल है, क्या उसके बारे में लोगों को उसकी जानकारी है या नहीं है? अगर नहीं है तो किस तरीके से उनको 7 QC टूल की जानकारी दी जाए जिससे कि जब वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में जाएँ तो जो भी रेलेवेंट टूल है उसको वो यूज़ कर सके और उसके बेसिस पे वो डिसाइड कर सके कि किस तरीके से उन्हें इस प्रॉब्लम को ठीक करना है। देन अक्सर पोका योका जो हम बात करते हैं फुल प्रूफिंग की, उसके बारे में भी जानकारी बहुत ज़रूरी होती है। अगर वो जानकारी हम देते हैं तो भी उस टीम के लिए बहुत आसान होता है उसको अंडरस्टैंड करना। अब हम बात करते हैं जब क्वालिटी सर्कल के बारे में तो जो हम बात करते हैं एक और कॉन्सेप्ट आता है PDCA, प्लान, डू, चेक एंड एक्ट, कि किस तरीके से हम प्लान करें जो भी हम काम करना चाहते हैं किसी प्रोजेक्ट पे। एक बार उस प्रोजेक्ट के बारे में हमने डिसाइड कर लिया क्या प्लान करना है, क्या अचीव करना है, देन एक्चुअली उस पर हम काम करें और उसमें एक्शन लें उसके बारे में। जब उस एक्शन को हम ले लेते हैं तो हम चेक करें कि जो भी हमने प्लान किया था क्या हमने उसे अचीव किया या नहीं किया।
अगर नहीं किया तो फिर हमें आगे जाना है, हमें देखना है कि किस तरीके से उसको हम अचीव करें, और इन केस अगर हमने उसे अचीव किया तो कैसे उसको सस्टेन करें, उसमें हमें आगे एक्शन लेना है। तो ये PDCA की बात है। जनरली जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बात करते हैं क्वालिटी सर्कल की, तो जनरली 8 स्टेप होते हैं जिसके थ्रू हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बट वो 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, अलग अलग कंपनी के लिए अलग अलग रहेगा। तो जो सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी क्वालिटी सर्कल में, वो होता है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। जब हम बात करते हैं प्रॉब्लम को डिफाइन करने का, तो एज्यूम कर लीजिए कि एक कंपनी में एक मोल्डिंग डिपार्टमेंट है, और उस मोल्डिंग में आज के टाइम में जो रिजेक्शन है वो 500 ppm आ रही है, और अभी ये हमने सोचा है कि हमें इस रिजेक्शन को 100 ppm करना आने वाले 3 महीने के अंदर। तो जैसे ही हमने इस प्रॉब्लम को डिफाइन कर लिया, तो जो दूसरा स्टेप आता है वहां पे हम बात करते हैं उस प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्यों ऐसा है कि मोल्डिंग में 500 ppm तक की रिजेक्शन आ रही है, कौन कौन से डिफरेंट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, ये ऑपरेटर के कारण से हो रहा है, ये मशीन के कारण से हो रहा है, ये जो टूलिंग है उस कारण से हो रहा है, ये जॉब सेटअप की रिजेक्शन की प्रॉब्लम है, या 3 शिफ्ट अगर चलती हैं तो किसी एक पर्टिकुलर शिफ्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, कोई एक पर्टिकुलर ऑपरेटर है जिस कारण से ज़्यादा रिजेक्शन आ रही है, और कई और सारे कारण भी हो सकते हैं। उन सबको एनालाइज करना ज़रूरी है। उसके बाद जो अगला स्टेप आता है वहाँ पे आता है कि जब हम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या कॉज है। जब हम कॉज को आइडेंटिफाई करने की बात करते हैं तो कई सारी टेक्निक अक्सर यूज़ की जाती हैं। जैसे हम फिशबोन डायग्राम की बात करते हैं, जहाँ मैन मशीन मटेरियल मेथड, इसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि क्या कारण हो सकता है जिस कारण से ये प्रॉब्लम आ रही है। एक बार जब हम उसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है जिस कारण से मोल्डिंग में रिजेक्शन हाई आ रही है उसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो जो अगला स्टेप आता है वो आता है कि अब हम उन सब को रिव्यू करके जो मेन रूट कॉज है उसको अब आइडेंटिफाई करते हैं। एक बार जब हमने उसको कर लिया तो उसके बाद हम डाटा एनालिसिस करते हैं उन सब रूट कॉजेज़ का, कि अगर हमें लगता है कि 5 डिफरेंट रूट कॉज हो सकते हैं, उन 500 रूट कॉज का क्या क्या कंट्रीब्यूशन आ रहा है रिजेक्शन में, उन सबको हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये टूलिंग के कारण से रिजेक्शन ज़्यादा थी, या जॉब सेटअप के कारण थी, या मे बी किसी पर्टिकुलर ऑपरेटर की नेग्लिजेंस के कारण से हो रही थी, या मे बी जो मटेरियल मिल रहा था मोल्डिंग करने के लिए उस पर्टिकुलर में थी, या किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ही रिजेक्शन सबसे ज़्यादा आ रही थी। वो एक बार उस डाटा से जब उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, देन हम उसके बाद अगले स्टेप पे आते हैं जहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं जिससे कि इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। और जब हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात करते हैं तो वहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफाई करना कि वो हमारे ओवरऑल जो हमारा टारगेट है 100 ppm उसको अचीव करने के लिए यूज़फुल है या नहीं है, उसको हमें आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। देन कई बार ऐसा भी होता है जब हम किसी भी इस तरह के एक्शंस को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें ये भी देखना है कि इसको इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या चैलेंज आ सकता है। से फॉर एग्जांपल अगर हमें ऐसा लगता है जो की रीज़न है वो तो टूल की लाइफ है, या टूल की जो क्वालिटी है, या मशीन की प्रॉब्लम है, तो हम देखेंगे कि ये बेसिकली जो क्वालिटी सर्कल की जो टीम, जो वर्कर्स मेनली जो काम करते हैं, ये उनके स्कोप से बाहर की चीज़ है। तो ये इसमें मैनेजमेंट का अप्रूवल और उसमें बहुत लंबा टाइम लगने वाला है। तो इनको भी आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जिसको वो क्वालिटी सर्कल टीम कर सकती है, कौन सी ऐसी टीम है जिसको उसको किसी की हेल्प नहीं पड़ेगी, या कहीं में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है जो कि शायद उस समय पॉसिबल ना हो उसको करना। एक बार जब वो काम हो जाता है तो जो उसके बाद अगला स्टेप आता है जहाँ पे हम ट्रायल करते हैं, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, और हम परफॉर्मेंस को चेक करते हैं कि अब ये जो पॉसिबल एक्शंस दिए विद रिस्पेक्ट टू, हमने ऑपरेटर को ट्रेनिंग दी, या हमने जॉब सेटअप के टाइम पे देखा कि किस तरीके से रिजेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, या कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट था जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, वहाँ पर हमने टूल को कुछ करेक्ट किया, अब उसकी परफॉर्मेंस कैसी आ रही है, और क्या हम 500 ppm से धीरे धीरे 100 ppm की तरफ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। एक बार जब उस सेशन को हम ले लेते हैं तो उसको फिर अगले स्टेप में हम बात करते हैं जहाँ हम रेगुलर इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, कि जो भी हमने एक्शंस लिए अब हम उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करेंगे, और ये इंश्योर करेंगे कि हमारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, मे बी वर्क इंस्ट्रक्शंस हो सकता है, कंट्रोल प्लान है, या FME में हमें कोई चेंज करना है, या और भी कुछ हमें काम करना है, उन सबको हम करेंगे जिससे कि हम इंश्योर कर सकें कि डे टू डे बेसिस पे अब मोल्डिंग में उन सब चीज़ों को हम ठीक से इम्प्लीमेंट करें। और जो आखिरी स्टेप होता है वो होता है फॉलोअप और रिव्यू। यहाँ पे हमें ये इंश्योर करना है कि जो भी हमने एक्शन लिए हैं वो सस्टेनेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज हमने एक्शन लिया और कुछ दिन बाद फिर से वो प्रॉब्लम दोबारा आ गई, वो नहीं होना चाहिए, उसको हमें इंश्योर करना है। और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जनरली 3 से 6 महीने के अंदर किसी भी क्वालिटी सर्कल को हम कंप्लीट कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि इसके लिए कुछ और भी चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं। अक्सर 5 एनालिसिस का हम इस्तेमाल करते हैं, प्रोसेस फ्लो चार्ट होता है, या और भी कुछ इस तरह के टूल्स होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है क्वालिटी सर्कल को कंप्लीट करने के लिए।
और सर्टेनली जब भी हम क्वालिटी सर्कल को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करेंगे और हम इस बात को इंश्योर करेंगे, जो QCD क्वालिटी कॉस्ट एंड डिलीवरी को अचीव करने के लिए अगर हम काम करेंगे, तो उसके कुछ बेनिफिट्स तो रहेंगे। ओवरऑल जो एम्प्लॉय का मोरल है वो इम्प्रूव होगा, जो लोगों की अंडरस्टैंडिंग है, जो कॉपरेशन है, उसमें इंप्रूवमेंट आएगी, कस्टमर सेटिस्फाइड होगा, क्वालिटी में फ़र्क आएगा, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, एंड देन सर्टेनली ओवरऑल जो भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी थी उसमें इंप्रूवमेंट आएगी। क्योंकि अगर वहाँ इंप्रूवमेंट नहीं आ रही तो जो भी क्वालिटी सर्कल में हम काम कर रहे हैं उसका कोई ज़्यादा पर्पस सॉल्व नहीं होता। अब इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि इंडस्ट्री में क्या चैलेंजेस चल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी सर्कल। तो जो सबसे पहला चैलेंज है वो तो इसी बात के लिए है कि एज अ पार्ट ऑफ क्वालिटी सर्कल जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, वो एक्चुअली में सस्टेनेबल है, या जिस समय तक वो प्रोजेक्ट चला तब तक तो इम्प्रूवमेंट हुई और वापस हम फिर से 100 PPM से 500 PPM में चले गए। इसको देखना बहुत ज़रूरी है, जो एक कॉमन चैलेंज रहता है। जो दूसरी प्रॉब्लम रहती है कि जिस समय हम लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं या लोगों को गाइडेंस दे रहे हैं क्वालिटी सर्कल के बारे में, तो एक्चुअली में हमारा इंटेंट क्या है, हम लोगों को प्रॉपर वे में समझा पा रहे हैं कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है, या सिर्फ यह है कि हमें कोई भी एक टीम बना के कुछ काम करना है और कुछ इंप्रूवमेंट करके दिखा देनी है। जो तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज अक्सर इंडस्ट्री में देखा जाता है वो इस बारे में रहता है कि जब भी हम क्वालिटी सर्कल को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करते हुए जो एक्चुअली में क्या हम वो जो क्रॉस फंक्शनल टीम अप्रोच है, जो मीटिंग होनी चाहिए, जहाँ डिस्कशन होना चाहिए, उस हिसाब से काम होता है, या कोई भी इंप्रूवमेंट कभी कोई ही उसको हम फिट कर देते हैं और बता देते हैं कि हाँ जो हमारी इंप्रूवमेंट है ये हो गई। एंड देन चौथा सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज है कि सारी दुनिया में बहुत सारे कॉम्पिटिशन होते हैं क्वालिटी सर्कल के, जहाँ पे इनाम दिए जाते हैं। तो वो जो इनाम दिए जा रहे हैं, क्या वो सिर्फ प्रेजेंटेशन पे दिए जा रहे हैं कि कौन कितना अच्छा बोल पाता है या कितना अच्छे ग्राफ दिखा पाता है, या वहाँ पर इसको भी फोकस किया जा रहा है कि क्या रियल में इम्प्रूवमेंट हुई थी, या वो CFT अप्रोच थी, या कंपनी को उससे कुछ फ़ायदा हुआ था या नहीं हुआ था। सो ओवरऑल मैं समरी करूँ तो मैंने बात की क्या होता है क्वालिटी सर्कल, हिस्ट्री क्या थी इसकी, क्या ऑब्जेक्टिव है क्वालिटी सर्कल का, किस तरीके से क्या क्या डिफरेंट स्टेप्स हैं जिससे हम क्वालिटी सर्कल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्या बेनिफिट्स आ रहे हैं और क्या इंडस्ट्री के चैलेंजेस हैं। मेरा जो अगला वीडियो रहेगा वो इसी सीरीज़ में रहेगा, एम्प्लॉय डेवलपमेंट एंड HR की, जहां मैं बात करने वाला हूँ DWM, डेली वर्क मैनेजमेंट के बारे में। रेगुलरली बहुत सारे फीडबैक आ रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, सो प्लीज़ उसको आप कंटिन्यू कीजिए। और अगर इस पर्टिकुलर वीडियो को आप और डिटेल में जानना और समझना चाहते हैं तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उसे आप क्लिक करेंगे तो एक ब्लॉग आपको दिखेगा, वहाँ और डिटेल में जानकारी मिलेगी आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में। और अगर आपको लगता है कि इस तरह के ब्लॉग्स और वीडियोस यूज़फुल हैं तो आप हमेशा अपने फ्रेंड्स एंड कोलीग से शेयर कर सकते हैं, और मेरे यूट्यूब चैनल और मेरी वेबसाइट bhavyamangla.com को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।